अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे और प्रीवियस लेक्चर्स भी आप लोगों को समझ होप सो आ गए होंगे और आप लोग मेहनत भी कर रहे होंगे। ठीक है जी। एंड आज जो हमारा एससी का लेक्चर नोट है वो 35 है। ठीक है जी। इंट्रो टू एससी स्टाफ लेवल एस्टिमेशन, इसको देखेंगे हम। स्टाफ लेवल एस्टिमेशन, ठीक है जी। अभी तो हम क्लॉक वगैरह ईटीसी है उसी के अंदर कोकोमो मॉडल के ही फर्दर आगे इंक्लूड हो रहा है कि स्टाफ लेवल एस्टिमेशन लगाना है। हम कैसे अब जो काम कर रहे हैं उनको कितना कितना पे किया जाएगा, या दैट्स ऑल, उसका टाइम, दैट्स ऑल सारा कुछ। वंस द एफर्ट रिक्वायर्ड टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर हैज़ बीन डिटरमाइंड, जब हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं उसकी एफर्ट हमें जो है वो डिटरमाइन कर लेते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू डिटरमाइन द स्टाफिंग रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट। तो हम वहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट होता है, उसका स्टाफ होता है, उसकी एस्टिमेशन, उसकी जो भी सैलरी है ईटीसी, वो सारी डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है जी। बुट नाम फर्स्ट स्टडी दी प्रॉब्लम ऑफ व्हाट शुड बी प्रॉपर स्टाफिंग पैटर्न ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। तो क्या स्टाफिंग का पैटर्न होना चाहिए। ही एक्सटेंडेड द वर्क ऑफ नॉर्डन। ठीक है जी। नॉर्डन वर्क है ये कि इस फॉर्म में करना चाहिए। Who had earlier investigated the staffing pattern of research and development R&D types of projects in order to appreciate the staffing pattern of the software project। और नॉर्डन जो है और पुट नाम्स रिजल्ट में भी अंडरस्टूड। तो इतनी सारी रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद ये डिसाइड होता है कि जो आपका स्टाफिंग का पैटर्न है वो नॉर्डन वर्क और पुट नाम्स रिजल्ट बेस पे ज़्यादा क्लियरली समझ आता है। तो यहाँ पे नॉर्डन वर्क्स को देखते हैं। नॉर्डन स्टडीज़ दी स्टाफिंग पैटर्न्स ऑफ सेवरल R&D प्रोजेक्ट्स। He found that the staffing pattern can be approximated by the रेले डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो रेले डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो आपकी ड्रा है नीचे फिगर 30.5 के अंदर। नॉर्डन रिप्रेजेंटेड द रेले कर्व बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो वो इस इक्वेशन की बेस पे वो शो करता है। इसमें क्या है, ई है। ई आपकी एफर्ट होती है। टी मतलब के तो आपको पता है कि आपकी किलो लाइंस हैं। ठीक है जी। किलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर नंबर ऑफ ये कह लें कि अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। ठीक है जी। तो टी यहाँ पे आपका टाइम है। तो टी डी आपका वो टाइम है जो कि एक मैक्सिमम वैल्यू को अटेन किया जा रहा है। टी आपका सिंपल टाइम है और ठीक है, ये टी डी काउंट हो रहा है। और ई आपकी यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको ले रहे हैं। तो हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं ये क्या चीज़ें हैं। वेयर ई इज़ द एफर्ट रिक्वायर्ड एट टाइम। अगर ई की एफर्ट टाइम जो है वो टी है। ई इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंजीनियर्स और द स्टाफिंग लेवल एट एनी पार्टिकुलर टाइम ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो कोई भी पार्टिकुलर टाइम है ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट है। तो के इज़ द एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ पे की क्या है, आपका एरिया है जो कि अंडर द कर्व है। एंड टी डी इज़ द टाइम एट विच द कर्व अटेन्स इट्स मैक्सिमम। तो के यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ द एरिया अंडर द कर्व है। और टी डी क्या है, इज़ द टाइम एट विच द कर्व अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मतलब आपका जो के है वो आपकी क्या है ले रहा है, मैक्सिमम वैल्यू को ले रहा है। इट मस्ट बी रिमेंबर दैट द रिजल्ट ऑफ नॉर्डन आज एप्लीकेबल ऑफ द R&D। ठीक है जी। इन दोनों मॉडल्स के ऊपर बेस कर रहा है। तो नो मेंट ऑफ द स्टाफिंग पैटर्न ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सो ये स्टाफिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं होता, बस एप्लीकेबल है R&D जो भी टोटल एस्टिमेशन रिजल्ट्स हैं। तो यहाँ पे उस ग्राफ को रिप्रेजेंट किया है। रेले कर्व को देखें जी। यहाँ पे आपका ओरिजेंटल फॉर्म में टाइम दिया है, मतलब टी डी वो टाइम जो मैक्सिमम कैलकुलेट होगा। और एफर्ट पर यूनिट, कितनी एफर्ट जो है वो पर यूनिट पे उन्होंने की है। ठीक है। मैक्सिमम पीक्स होते हुए देखिए ख़त्म भी तो होना है ना। तो स्टार्ट भी वहीं से होती है जहाँ पे कोई काम ना हो, और एंड भी वहीं पे होना है जहाँ पे कोई काम ख़त्म। देखिए दो ही सिचुएशंस हो सकती हैं, स्टार्ट हो सकता है या फिर उसका एंड हो सकता है। ओके जी। यहाँ पे सेकंड था नॉर्डन। तो वर्क देख लिया हमने। हम पुटनाम्स वर्क को देखते हैं। पुटनाम स्टडी दी प्रॉब्लम ऑफ स्टाफिंग ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एंड फाउंड दी। इसने ये जो प्रॉब्लम फाउंडेड की कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो सिमिलर होनी चाहिए, अदर R&D दूसरे प्रोजेक्ट से मिलती जुलती होनी चाहिए। ठीक है। तो एंड दैट रेले नॉर्डन कर्व कैन बी यूज टू रिलेटेड नंबर ऑफ डिराइव्ड लाइंस ऑफ कोड। और इसने किस चीज़ के ऊपर बेस किया कि जो भी डिराइव्ड लाइंस ऑफ कोड हैं उसकी एफर्ट के ऊपर जितना टाइम डेवलप हो रहा है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, वो चीज़।
ठीक है। बाय एनालाइजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ आरबी प्रोजेक्ट्स पुट नाम्स डिराइव द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे ये इसका फार्मूला है, तो इनको फर्दर एलेबोरेट किया है। जैसे कि इसके अंदर टर्म्स आती हैं, वेरियस टर्म्स ऑफ दिस एक्सप्रेशंस आर एज फॉलोज। के इज़ द टोटल एफर्ट एक्सपेंडेड इन पीएम, तो आपकी के जो है वो टोटल एफर्ट जो है वो पर मंथ के हिसाब से, पर्सन मंथ के हिसाब से करेंगे इन द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। एल इज़ द साइज़ इन द क्लॉक, तो एल यहाँ पे क्या है, साइज़ है, ये एल आपका साइज़ फाइंड आउट करें। तो बिकॉज ये आपका जो पुट नाम्स फार्मूला है तो इसमें यही चीज़ है, तो हम एस्टिमेट लगा रहे हैं साइज़। TD correspond to the time of system and integration testing. Therefore, TD can be approximately considered at the time required to develop the software. कितना टाइम डेवलप हो रहा है एक सॉफ्टवेयर को बनाने में, वो टाइम TD है। CK is the state of technology constant and reflects constraint that impede the progress of the programmer, मतलब कि कितनी को प्रोग्रेस पे चल रहा है, उसने कितनी कॉन्स्ट्रेंट मतलब चेक्स और रूल्स को फुलफिल किया है, ठीक है, और कितना कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है और कितना कर लिया और कितना रिमेनिंग है। CK इज़ इक्वल टू द पुअर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, तो मतलब पुअर डेवलपमेंट, नो मैथडोलॉजी, पुअर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिव्यू etc। तो C8 का मतलब है जी हाँ जी गुड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रिंसिपल जो है वो फुलफिल हो रहे हैं। CK का तो 11 का मतलब है कि एक्सीलेंट इन्वायरमेंट है, तो ये टोटल आपकी जो एस्टिमेटेड टूल्स हैं टेक्निक्स हैं वो इतनी % कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ CK फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द हिस्टोरिकल डाटा, तो हम ये वैल्यू कहाँ से लेंगे बेटा, हम ये वैल्यू जो है वो प्रीवियस कैलकुलेट करेंगे। तो इसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं पीक वैल्यू तक पहुंचने के लिए हम आपका जितना भी स्टाफ है वो एस्टिमेट लगाएगा, प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है उसको, उसकी प्लानिंग बनाएगा, उसके टास्क बनाएगा, उसके स्मॉल नंबर्स मतलब सब टास्क में तोड़ेगा, फिर उसके ऊपर आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन उसके ऊपर यूनिट टेस्टिंग अप्लाई होगी, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग अलग-अलग हर बंदे का काम देखा जाएगा। तो इस तरह ये क्लियर हो गया कि कॉन्स्टेंट स्लैबर जो मैन पावर है थ्रू दी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन वुड लीड टू द वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड इंक्रीज टाइम। देखिए कितना उसने वेस्टेज टाइम किया और कितनी उसने एफर्ट की, वो सारा टाइम एक डेवलपमेंट प्रोडक्ट में रिक्वायर्ड होता है। इफ़ अ कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ इंजीनियर्स आर यूज ओवरऑल द फेजेज ऑफ द प्रोजेक्ट, तो कुछ फेजेस जो होते हैं वो ओवर स्टाफ एंड ओवर फेजेस होते हैं, जैसे कि आपका अंडर स्टाफ जो होता है इन एफिशिएंट यूज़ ऑफ मैन पावर। तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमारे जो इंटरनल मेंबर्स होते हैं वो इतना काम नहीं करते लेकिन एक्सटर्नल काम करते हैं, तो फिर ये भी आपका जो स्केड्यूल है उसके मुताबिक फिर आपकी कॉस्ट भी तो होती है ना। अगर आप इंटरनल के अलावा एक्सटर्नल लोगों से काम करवा रहे हैं तो आपकी कॉस्ट भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये यहीं तक कि आप लोगों के 2 मॉडल्स कंप्लीट हुए, नॉर्डन्स एंड पुटनाम्स। वर्क इन फॉर्म में कैसे काम किया जाता है, एक्टिविटी डेवलपमेंट कैसे काम करती है, और इसके मैंने आप लोगों को एस्टिमेशन फार्मूलाज बताए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मेहनत करें, सारे प्रीवियस लेक्चर्स को सुन लें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें और जैसे मर्ज़ी करें ये आप लोगों के, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करें, लेकिन सुनना ज़रूर है। मेरे सारे आप लोगों ने लेक्चर सुनने लाजमी है, बिकॉज़ जब मैं अगर पेपर जैसे भी हो मे भी हम बनाएं तो फिर मैं अगर उसमें से वो कॉन्सेप्ट पूछ ली तो जो मैंने पढ़ाया और आप लोग उसको अटैम्प्ट ना कर सकें, या फिर कोई भी बनाता है, तो जब आपने ये मेरे लेक्चर सुन लिया ना तो समझ लिया आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो किसी भी तरह के हो पेपर आ जाए ना आप उसको सोल्व कर सकते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।